लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो क्या एक मुद्दे पर सबके सामने आकर पीएम मोदी के खिलाफ तंज कसेगा या हर नेता अपने अपने मुद्दे अपने अपने पार्टी के एजेंडे को आगे लेकर जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हर दल पर नज़र बनी है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, नवीन पटनायक अकेले यहां पर जाने का फैसला कर चुके हैं, स्टालिन पर नज़रें बनी हुई हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी नज़रें बनी हुई हैं कि कहीं वो पाला न बदल लें। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो अखिलेश यादव बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो मायावती अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी जो 53 वर्ष के हो गए, आज उनका जन्मदिन है। 19 जून 1970 को जन्मे थे, लेकिन अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन एक सांसद के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर, क्योंकि सांसद पद तो उनसे छिन चुका है, अब पूर्व सांसद के तौर पर कहलाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मोदी सरनेम की वजह से ही इनके सांसद छिन गए, तो पीएम मोदी से टक्कर लेने उतरे हैं। अब आप समझ सकते हैं अब क्या कुछ 23 जून की बैठक से पहले चर्चा हो रही है सियासी बाजारों में, उसकी जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार 19 जून को कहा कि विपक्ष के नेता बिहार जा रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार से वहां चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहिए। बिहार में 1750 करोड़ रुपए का पुल एक बार नहीं कई बार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वहां एम्बुलेंस का सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का इकट्ठा होना नहीं हो सकता। ये भ्रष्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके गठबंधन का नेता कौन है, यानी मुखिया कौन है, जिसके दम से वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि पीएम मोदी का जो नेतृत्व है जनता उसको स्वीकार करेगी, क्योंकि भले विपक्ष एकजुट हो जाए लेकिन इनके पास मुद्दा नहीं है। और पीएम मोदी को इस बार बीजेपी को 350 प्लस सीटें देने के लिए तैयार है। जी हाँ, मायावती ने क्या कुछ कहा ये भी जान लीजिए। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर निशाना साधा। शुरुआत से ही मायावती को लेकर विपक्ष अब बात यही कह रहा है कि मायावती बीजेपी के साथ जाकर मिल चुकी हैं, वो उनके लिए काम कर रही हैं, यहाँ पर बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं, यहाँ पर उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अगर चाहती तो विपक्षी एकता का समर्थन करती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विपक्षी एकता का समर्थन करने का फैसला सही नहीं समझा और लगातार मायावती बीजेपी के लिए काम करते हुए अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेताओं पर ही तंज कस रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी पर तंज नहीं कस रही। इस बार उन्होंने अखिलेश की नीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के जवाब में कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। मायावती ने कहा कि उनके पीडीए का वास्तविक अर्थ है परिवार दल अलायंस। ये बात साफ नजर आ रही कि मतलब एनडीए को लेकर अगर अखिलेश ने सवाल खड़ा किया तो इससे मायावती को क्या दिक्कत हुई। मायावती की बीएसपी को लेकर तो उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन मायावती की वोट बैंक को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया, क्योंकि मायावती पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के वोट बैंक के सहारे ही तो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो अखिलेश यादव ने वो दुखती रथ पर हाथ रख दिया। शायद इसी वजह से मायावती थोड़ा नाराज हो गई और उन्होंने एनडीए के बचाव में पीडीए को लेकर यहाँ पर अखिलेश को ही पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया। अखिलेश यादव ने शनिवार को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीडीए का फॉर्मूला दिया था, जिसमें पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात आती है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपनी अपनी राय रखी थी, तो वहीं बीजेपी के नेताओं में सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर एक हलचल है कि आखिर इनका पीएम चेहरा कौन होगा। जी हाँ, लगातार यही कहा जा रहा है कि पीएम का चेहरा तो कौन होगा ये तो बता दीजिए। राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, या फिर नीतीश होंगे, या अखिलेश होंगे, या अरविंद केजरीवाल होंगे। आप गठबंधन करें हमें कोई दिक्कत नहीं, आप सीटें जीते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चेहरा पता चले तो उससे आगे की रणनीति बने। क्योंकि सबको पता है कि अगर चेहरा सबके बीच सामने आ गया तो बीजेपी कुछ ना कुछ बड़ा खेल कर देगी, यानी केंद्र सरकार कोई ना कोई बड़ा खेल कर देगी। जी हाँ, कांग्रेस नेताओं का लगातार अभी पलटवार है। कुछ मुद्दे मिले थे, जैसे रेल हादसा मुद्दा मिला था, कई ऐसे और मुद्दे थे जो आराम से सामने आए जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता था, लेकिन उन मुद्दों पर भी विपक्ष उनको सही से घेर नहीं पाया, क्योंकि अश्विनी वैष्णव या पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग के बीच विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि कितनी जाने गई, कौन इसके पीछे का गुनहगार है, हिंदू मुस्लिम इसमें एंगल दे दिया गया, तो अलग अलग चीज़ों के जरिए उसको भड़का दिया गया। और आज उन बातों को लेकर कोई भी सवाल नहीं कर रहा। जो बोल रहा था कवच लगा क्यों नहीं था, तो ये सारी तमाम चीज़ें थीं। अब विपक्षी एकता के बयानों से ज़्यादा अहम यहाँ पर जान लेते हैं क्या कुछ है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गठबंधन होता है तो किस आधार पर होगा।
हर कोई ये जानता है कि गठबंधन सिर्फ चुनावी गठबंधन है। बाद में ये याद रखा जाता है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, उसी के आधार पर उस पार्टी को उतना जनसमर्थन आने वाले आम चुनावों में मिलता रहता है। जैसे मान लेते हैं बहुजन समाज पार्टी पिछली बार सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। सपा और बसपा ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। कुछ सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर दी थी, कुछ सीटों पर करारी हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये बात हर कोई जानता भली भांति किस तरीके से मायावती की पार्टी को 10 सीटें मिली, फिर सपा के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन आज कम से कम बसपा 10 सीटों वाली यहाँ पर एक पार्टी तो कही जाती है जिनके पास 10 सांसद हैं। तो ये बात सबको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चर्चाओं में रहती है। तो जो गठबंधन होता है ये सिर्फ चुनावी गठबंधन होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। तो चुनावी गठबंधन को ध्यान में रखते हुए सीटें कितनी मिलेंगी किसको, किस चुनाव में कितनी राज्य से किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर गौर किया जाएगा इस विपक्षी दल की बैठक में। क्योंकि कांग्रेस भी ज़्यादा सीटें चाहती है, उनको विश्वास है कि इस बार कांग्रेस को ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2 दिन की थी, जैसे अगर देख लिया जाए तो कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस ने पहले हथियार डाल रखे हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर और मजबूत चेहरे उतारना चाह रही है। जैसे मायावती अगर दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में और उनके साथ दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक चलता है, तो कांग्रेस के पास भी काफ़ी अल्पसंख्यक चेहरे हैं, काफ़ी मुस्लिम समुदाय के चेहरे हैं। और अब दलित चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही है, तो उनका आगे कर दिया जाएगा। तो ये आसान काम बन गया एक तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के लिए इस चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देना। बस उनको साथ की ज़रूरत है और वो साथ अच्छे नेताओं का मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिनके पास जन समर्थन है, जिनके पास विश्वास है। क्योंकि नीतीश की बात करें 2014 में 2 सीटें, 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर 2 से 16 सीटों पर आए, तो मतलब वहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आया। इसी के साथ साथ अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी पार्टी धीरे धीरे विस्तार कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के घोटाले आप सभी ने पिछले कुछ सालों में सुने, जो कि जांच एजेंसी के खुलासे थे। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो छीन लिया गया। तो काफ़ी कुछ समीकरण बदल रहा है। लेकिन विपक्षी दल की बैठक में साफ है, राहुल गांधी पहुंचेंगे क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। केजरीवाल को लेकर सवाल है, अखिलेश ने साफ कह ही रखा है कि हम जाएंगे ही। मायावती तो मतलब खैर इनकार कर ही चुकी है, और ना सिर्फ इनकार कर चुकी हैं बल्कि वो विपक्ष के ही खिलाफ नजर आ रही हैं। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि इस समय मायावती का समर्थन एक तरीके सॉफ्ट कॉर्नर एनडीए के समर्थन में है, और एनडीए को जो समर्थन दे रही हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में विपक्ष को और चुभेगा। क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बीजेपी बनी हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम घटक दल भी हैं। लेकिन मायावती पहले कह चुके ना वो बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ। लेकिन जब अखिलेश ने पीडीए का मामला उठाया तो यहाँ पर अखिलेश पर तंज क्यों कसा, बल्कि एनडीए वाले मामले पर उनको बीजेपी पर तंज कसना चाहिए था। क्योंकि इस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो केंद्र को हराने के लिए उनकी रणनीति होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी रणनीति साफ तौर पर विपक्ष के ही खिलाफ नजर आ रही है, ताकि विपक्ष में थोड़ी बहुत सेंधमारी की जाए। आप देखते हैं क्या कुछ होता है आगे आने वाले चुनावी समीकरण में। बाकी आपकी क्या राय है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।